हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 15 सितंबर 2025 की जो न्यूज़ है दैट इज फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो द हिंदू से ये सारी न्यूज़ ली गई हैं। तो बहुत सारी न्यूज़ बट सिंपल न्यूज़ सिंस यू वांटेड कवरेज, ज़्यादातर कवरेज आप चाहते थे कि हो। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि मिडिल पाथ रखते हैं सिंस द लेक्चर ड्यूरेशन गेट्स डिलेड, है ना। बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है वीडियो तो आपको टाइमली अगर या तो कई बार डिलीवर भी नहीं हो पाती विद दैट रिस्पेक्ट, है ना। तो अब ऐसा होगा कि मैं कॉन्टेक्स्ट में आपको मेजर चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करके बता दूंगी कि क्या क्या है। लाइट रीडिंग वाला पोर्शन में यहाँ पर नहीं रखना चाहती बट इन केस इफ यू वांट टू डू दैट यू कैन डू इट, है ना। तो यहाँ पर आपको मैं सिर्फ मेजर कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या थे एंड रीजंस क्या क्या थे वो हम ओपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ताकि इसमें आपका भी एफर्ट यहाँ पर कम लगे, मेरा भी एफर्ट जो है वो मिनिमल यहाँ पर लग सके, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दे पाऊँ, ठीक है। क्योंकि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है विच वी हैव टू फॉलो, सो आई होप यू अंडरस्टैंड विद दैट, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेंटर रीओपन्स PLI स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स टिल October 14th, साइट्स मार्केट ग्रोथ। तो अब ये क्या है व्हाइट गुड्स को लेकर, अब स्पेसिफिकली व्हाइट गुड्स को लेकर यहाँ पर ना एक क्वेश्चन है, मैं आपको पूछूंगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो व्हाइट गुड्स के केसेस में अगर आप देखिए एयर कंडीशनर्स, LED लाइट्स, जो आपके वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते हैं ना, उसकी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वो 2021 के आसपास सरकार ने यहाँ पर की थी शुरू, ठीक है। तो 7 से 8 साल का या 6 साल तक का यहाँ पर टाइम पीरियड था। तो बट ये अभी आप कह सकते हो कि इन द इनिशियल मंथ्स ऑफ 2025 बंद कर दी गई थी स्कीम कि इसके लिए प्रोडक्शन अगर आप कोई करना चाहते हैं, असेंबली भी इन दैट केस अगर आप करना चाहते हैं, सो विद रिस्पेक्ट टू दैट गाइडलाइंस जो है वो सरकार ने इशू कर दी थी कि आपको ऐसे ऐसे करके हम इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। बट विद रिस्पेक्ट टू दैट अब वो स्टार्टिंग में ही बंद कर दी गई थी 2025 के अंदर एंड करंटली जब वो बंद की गई थी तो 10,406 करोड़ जो है वो अब बेनिफिशियरीज के तौर पे जो अमाउंट है वो तय कर लिया गया था। बट अब सिंस अब आप देख रहे हैं कि GST रिफॉर्म्स में हमारे पास आए हैं, ठीक है, एंड प्रोडक्शन के लिए MSMEs को सरकार टाइम एंड अगेन एंड आप और ये भी कह सकते हो कि कॉन्टेक्चुअली अगर ग्लोबल लेवल पे हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे घूम फिर के स्टोरी वही आती है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर रहना चाहता है, असेंबली लाइंस जो है उस हिसाब से बनाना चाहता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो बढ़ाना चाहता है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट यही इंसेंटिव के लिए वापस से ही आप कह सकते हो रीओपन की गई है ये PLI स्कीम कि अपनी ड्यूरेशन जो 2028-2029 तक है इसे कंप्लीट करे। तो सरकार ने फाइनेंशियल आउटलेस के लिए कितना दिया था, 6238 करोड़ रुपीज, ठीक है। सो अब इसके अंदर मेजर आइडिया क्या है, आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट पता लग जाएगा कि कोई भी ऐसा घर में यूज होने वाला अप्लायंस उसको अगर मैन्युफैक्चर करना चाहता है कोई, उसके लिए कोई इंडस्ट्रियल प्लांट सेटअप करना चाहता है या उसकी असेंबली की जब बात करते हैं तो उसके लिए सरकार बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करेगी एंड क्या करेगी, यहाँ पर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने वाली है कि आप स्टार्टअप अगर करना चाहते हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो, थोड़ा सा बूस्टअप करना चाहते हो, एक्सपैंड करना चाहते हो अपने प्लांट को, तो उसके लिए आपको इंसेंटिवाइज सरकार की तरफ से किया जाएगा। उसके पीछे का रीजन क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हो सके, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, GDP में भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी एंड ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो ये अब विकसित भारत 2047 के लिए बात की जा रही है, ठीक है। सिंपल सी ये न्यूज़ थी। अब क्वेश्चन क्या है, बेसिक सा सवाल है कि ये व्हाइट गुड्स का जो एग्जांपल है इनमें से कौन सा है, रेफ्रिजरेटर, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, ट्रैक्टर या फार्मेसी प्रोडक्ट्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A, रेफ्रिजरेटर। तो ये व्हाइट गुड जो है ना स्पेसिफिकली नाम क्यों दिया गया, अगर आपने कोई कार्टून मूवी देखी होगी पहले ऐसे 1900 के आसपास अगर आप देखेंगे तो जितने भी घर में मेजरली अप्लायंसेज यूज किए जाते थे, यूरोपियन कॉन्सेप्ट भी आप कह सकते हो या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर बोल सकते हो, तो ये सारे के सारे जो अप्लायंसेज घर पे यूज किए जाते थे वो व्हाइट कलर के होते थे इनिशियली, ठीक है। तो ये व्हाइट गुड्स या व्हाइट अप्लायंसेज नाम जो है वो वहीं से आया है, ठीक है। तो घर में यूज होने वाली हर एक अप्लायंस जिसका इनिशियल कलर या आप कह सकते हो कि कन्वेंशनली उसका कलर व्हाइट हुआ करता था, इसलिए उसका नाम व्हाइट गुड्स रख दिया गया, ठीक है। देन नेक्स्ट, नेचुरल वंडर। अब एरा माती दिबालू जो कि रेड सैंड ड्यून्स है विशाखापट्टनम में, स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश के अंदर, अब उसको टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट्स में रिसेंटली ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हो या हो सकता है कि यूनेस्को की लिस्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये वो न्यूज़ है जो कि सबसे पहली बात द हिंदू के आपके स्टेट्स वाले पेज पे आया है, जो कि जनरली पढ़ाते हुए सब इग्नोर कर देते हैं क्योंकि स्टेट्स वाला पोर्शन जो है नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में यहाँ पर कवर नहीं किया जाता, या स्पोर्ट्स वाला पोर्शन में एंटायरली डिफरेंट होता है ना। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट अगर हम देखें स्टेट्स वाले पोर्शन में अगर इसको अलग से ऐड किया गया है तो उसको आप मान सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट तो ये है, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को की नेचुरल हेरिटेज साइट्स, ठीक है। नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल भी है। देन उससे जुड़ा एक सवाल भी अब हम देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड टैंजिबल हेरिटेज एज पर यूनेस्को।
क्वेश्चन क्या है, मिक्स्ड टैंजिबल एसेट या हेरिटेज एज पर यूनेस्को, काजीरंगा नेशनल पार्क, देन खांगजेंगडोंगा नेशनल पार्क, देन एलिफेंटा केव्स, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मिक्स्ड कैटेगरी भी एक आती है हमारे पास, नेचुरल आती है, आर्टिफिशियल भी आती है, एक मिक्स्ड कैटेगरी भी हमारे पास आती है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। तो अब आप क्या करोगे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे, मैं बता देती हूँ, असम के अंदर है। कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताना कि कौन से साल में से मिक्स टैंजिबल एसेट्स की जो लिस्ट है उसमें ऐड किया गया था यूनेस्को ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है। डिटेल्ड आंसर्स जो है ना मैं पीपीटी के अंदर अपडेट करके आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेजूंगी। ठीक है, तो ये अब अगर यहाँ पे मैंने स्लाइड खाली छोड़ी, डज नॉट मीन कि मैं आपको बताना नहीं चाहती, जस्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको उस हिसाब से देकर भेजूंगी। ठीक है, देन हाउ सीरियस इज द ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस। तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक पोल्यूशन जो है हम टाइम एंड अगेन बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, एंड अगर आप देखेंगे बेसिक साइंसेस का आपका ये पार्ट भी रहता है ना। बट अब इसके अंदर देखा जा रहा है कुछ स्टेटेड फैक्ट्स हैं, उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इंक्रीजिंग प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो एक थ्रेट बन चुका है। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट OECD जो है वो ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक रिपोर्ट भी यहाँ पर निकालता है, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट जो इकोसिस्टम है, फंक्शंस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट जो हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा इसके हो रहे हैं, क्योंकि अब बायोडिग्रेडेबल नेचर तो इसकी है नहीं प्लास्टिक की, है ना। ये धीरे धीरे करके जो है छोटे छोटे पीसेज में आता रहता है, बनता रहता है, कोई बड़ा हमारे पास पीस है वो धीरे 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 करके टूटता रहता है और वो छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स का रूप ले लेता है, जो कि अगेन यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बट और बहुत सारी बीमारियां यहाँ पर फैला सकते हैं। तो अब यहाँ पर OECD ने क्या कि जो ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक रिपोर्ट है उसने यही बोला है कि ग्लोबल प्लास्टिक कंजम्पशन जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड मार्केट्स, यानी कि हम ग्रोथ को ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी भी दे रहे हैं, हम प्लास्टिक्स को अभी भी यूज करते जा रहे हैं, एंड इंक्रीज हो रही है प्लास्टिक की यहाँ पे प्रोडक्शन भी एंड एज वेल एज कंजम्पशन भी। प्रोडक्शन जो है वो 2000 से लेकर 2019 के बीच में 460 मिलियन टन हो गई है, एंड उसी से रिलेटेड अगर हम वेस्ट की बात करें तो 353 मिलियन टन हो गया है। तो नियरली आप कह सकते हो कि 2/3 ऑफ द प्लास्टिक जो है जिसका अब लाइफ स्पैन लेस देन 5 ईयर्स है, जो कि थोड़े बहुत बायोडिग्रेडेबल होते भी हैं, वो 40% कहां से आ रहे हैं, पैकेजिंग से, 12% कंज्यूमर गुड से, 11% क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल से, एंड वेस्ट जो है वो 9% जो है उसका सिर्फ और सिर्फ रिसाइकल किया जा सकता है, बाकी जो है वो रिसाइकलेबल भी नहीं है, वन टाइम या सिंगल यूज प्लास्टिक की तरह मान सकते हो। अब 19% जो वेस्ट है इनमें से वो इंसिनरेट किया जाता है, बर्न कर दिया जाता है, 50% लैंडफिल्स के अंदर होता है, 22% जो है वो अब वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में चला जाता है, जो कि अब अनकंट्रोलेबल तरीके से आप देखेंगे कि डंप साइट्स के अंदर, या ऑफ्टन दे आर बर्न्ड इन द पिट्स, या वो टेरेस्ट्रियल या इक्वाटिक इकोसिस्टम्स के अंदर पहुंच जाता है, स्पेशली पुअर कंट्रीज के साथ ये स्पेसिफिक चीज देखी गई है, क्योंकि उनके पास मैकेनिज्म भी इतना नहीं है कि वो रिसाइकल कर सके प्लास्टिक को। ठीक है, तो यहां पर इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन 2024 के अंदर उन्होंने ये चीज आपको डेटा स्पेसिफिक चीज बताई है कि 500 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक जो प्रोड्यूस किया गया था उसमें से 400 मिलियन टन्स तो वेस्ट ही था। सिर्फ 100 मिलियन टन्स आप कह सकते हो कि रिसाइकलेबल था या रीयूज किया जा सकता था। ठीक है, तो करंट ट्रेंड्स जो है वो कंटिन्यू किए जा रहे हैं। बार बार आप देखेंगे कि एक और डेटा है कि अगर इसी तरीके से हम चलते रहे तो ट्रिपल हो जाएगा ये जो वेस्ट जनरेट हुआ है या प्लास्टिक की जो कंजम्पशन है या वेस्टेज प्लास्टिक की वजह से हो रही है बाय 2060 रीचिंग 1.2 बिलियन टन्स। तो ओशन कंट्रोवर्सी डेटा उन्होंने ये बोला कि 11 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है वो हर साल ओशन में पहुंचता है, इन एडिशन टू द 200 मिलियन टन्स जो कि ऑलरेडी यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो कितना बड़ा थ्रेट है प्लास्टिक से या प्लास्टिक वेस्ट की वजह से या पोल्यूशन की वजह से। तो उसी के अकॉर्डिंगली यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एक्सपर्ट जो है उन्होंने बोला कि करंट रेट पे अगर हम प्लास्टिक प्रोडक्शन करते रहे या वेस्ट उससे जनरेट होता रहा तो मोर प्लास्टिक इन द ओशन देन द फिश। अगर आप कहोगे, उन्होंने ये बोला कि फिश जो है ओशन के अंदर वो कम होगी, उससे कई ज्यादा गुना यहाँ पर हमारे पास प्लास्टिक ओशन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट जो एक ग्रेव प्रॉब्लम क्यों है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कैरेक्टर है प्लास्टिक जो है एक सीरियस चैलेंज की तरह है, छोटे छोटे पीसेस में ओवर द टाइम माइक्रो एंड माइन्यूट नैनो प्लास्टिक्स में जो कि कंटामिनेट करते हैं हर एक पार्ट ऑफ द प्लैनेट को, इवन ह्यूमन बॉडी से लेकर जो हमारे पास मरीन इकोसिस्टम है या इवन माउंट एवरेस्ट तक जैसी जगह पे या मरियाना ट्रेंच पे भी आने वाले टाइम में भी आपको सुनने में मिलेगा कि यहाँ पर माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं। ठीक है, अब ये डेप्थ्स ऑफ द ओशन तक या माउंट एवरेस्ट तक प्लास्टिक जो है वो पाया गया है। तो 3.4% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है
है वो प्लास्टिक्स की वजह से होती हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट 19% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन बजट बाय 2040 अगर हम देखें तो वो प्लास्टिक्स की वजह से ही होगा। एंड रेमेडीज के लिए यहाँ पे 5th सेशन जो था अब यूनाइटेड नेशंस की एनवायरमेंट असेंबली का 2020 के अंदर, वहां पे 193 मेंबर्स ने यहाँ पर एक बाइंडिंग ट्रीटी को साइन किया, बाइंडिंग आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला था कि एंड करेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन को लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू। एंड क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ ओशंस एंड रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पार्ट है, हम उनको अपहोल्ड करेंगे। तो ये 20 ईयर्स का यहाँ पे टाइम पीरियड उन्होंने स्पेसिफिकली मांगा था कि 80% जो हमारे पास प्लास्टिक वेस्ट है वो आने वाले 20 ईयर्स के अंदर हम एक सीरियस एक्शन लेके इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ जरूर खत्म कर देंगे, बट वो होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। प्लास्टिक्स हो गए या केमिकल एडिटिव्स हो गए, मेजरली डिराइव कहाँ से हो रहे हैं? पेट्रोलियम के जितने भी हमारे पास केमिकल्स हैं या पेट्रोलियम वाले कॉम्पोनेंट्स है, दैट इज पेट्रोकेमिकल से, जो कि अब फीड स्टॉक लिमिट करते हैं उनकी प्रोडक्शन, एलिमिनेट करते हैं अननेसेसरी आइटम्स को, स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक्स को, जो कि अभी अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। लाइफ स्टॉक के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट जो है वो अब विद इन एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क्स उनको काम करना चाहिए। एंड वर्जिन प्राइमरी प्लास्टिक्स जो कि यूज किए जा रहे हैं, ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ रिसाइकलिंग, जो कि प्लास्टिक सिर्फ और सिर्फ 6% हो रही है, इसके बेसिस पे, जो डेटा के बेसिस पे हमारे पास जो फ्रेमवर्क्स हैं उस पे काम करने की रिक्वायरमेंट है। यानी कि जो वर्जिन यानी कि फर्स्ट टाइम जो प्लास्टिक में कन्वर्ट किए गए हैं उसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू, या रिक्वायरमेंट भी क्या आप कह सकते हो, उसकी यूजेज ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिसाइकल्ड 6%। ठीक है, हमें खुद से यहाँ पर देखना पड़ेगा कि रिसाइकलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए, ना कि नया प्रोडक्शन यहां पर हम करें। ठीक है, अब लैंडफिल एंड इंसिनरेशन टैक्सेस जो है फॉर प्लास्टिक वो भी लगाए जा सकते हैं। एक्सटेंड किया जा सकता है प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि जो भी ये प्लास्टिक को यहां पर बना रहा है वो एक लिमिट तक ही बनाएगा, इसके बाद आपको जैसे कार्बन क्रेडिट्स होते हैं ना, उसी तरीके से परचेज करने पड़ेंगे डिफरेंट के प्लास्टिक के लिए। अब क्रेडिट्स यहां पर एक तरह से आप कह सकते हो कि लगाने की बात की जा रही है। ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैंडफिल टैक्सेस, डिपॉजिट फंड्स एंड पे एज यू थ्रो सिस्टम्स जो है फॉर, आप कह सकते हो ग्रास रूट लेवल्स, कि अगर आप फेंक रहे हो, एक यूजर फेंक रहा है प्लास्टिक को, तो उसके ऊपर यहाँ पर अब टैक्सेस लगाया जा सके या उसके ऊपर फाइन इंपोज किया जा सके। फाइनली ग्रीनर ऑल्टरनेटिव्स को यहाँ पर यूज करने की बात की जा रही है, जो कि टाइम एंड अगेन यूज की जा भी सकती है एंड हमें बताया भी जाता है, बट स्टिल यूज किया जाता है प्लास्टिक को। ठीक है, तो क्वेश्चन अब आपका क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग, द ग्लोबल प्लास्टिक्स आउटलुक projects a significant increase in plastic use and waste by 2060. Second statement कह रही है कि rank of India in Global Environment Outlook Report 2024 was 170th out of 180 countries. So which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है स्टेटमेंट 1 कि ग्लोबल जो प्लास्टिक आउटलुक प्रोजेक्ट कर रही है जो रिपोर्ट, कि एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा प्लास्टिक यूज का, कि बाय 2040 उस रिपोर्ट ने ये चीज बोली कि हम मैक्सिमम यूजेज ऑफ प्लास्टिक पे यहाँ पर पहुंच जाएंगे। एंड बाय द ईयर ऑफ 2060 तक हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंटली वो इंक्रीज होता जा रहा है, बट पीक टाइम जो है वो 2040 जो है साल के अंदर होगा। एंड 2024 के अकॉर्डिंगली इंडिया का रैंक 170 नहीं था। ठीक है, 170 नहीं था, तो मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताओगे कि वो क्या था। 170 से ऊपर ही वो रैंक था। ठीक है, तो अब आंसर तो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा। तो 170 से ऊपर जो है इसका रैंक यहाँ पर है। ठीक है, तो 174th है, 176th है, 178th है, क्या आएगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बताना। देन पीएम इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट, गोलाघाट फैसिलिटी बिल्ड एज फर्स्ट green bamboo bioethanol plant, 7230 core propylene project also initiated in Numaligarh refinery. The facility aims to reduce dependence on fossil fuels. तो अब जो है प्रधानमंत्री, हमें ये चीज़ भी पता है कॉन्टेक्स्ट में अगर बताऊं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का वहाँ पे दौरा कर रहे हैं, तो अभी वो असम भी गए, तो उन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स बेसिकली यहाँ पर देखे। पहले तो हमारे पास जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है वहाँ पर जो है बोला गया है कि जो अब हम इथेनॉल प्लांट्स जो है इस्टेब्लिश कर रहे हैं, कहाँ पे? गोलाघाट फैसिलिटी को बिल्ड करेंगे। गोलाघाट फैसिलिटी में स्पेशलिटी क्या है कि वो बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट होगा। ठीक है, तो बैम्बू से अब हम इथेनॉल की प्रोडक्शन करने की शुरुआत करेंगे। एंड जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, जो कि ओरिजिनली अब दूसरी रिफाइनरीज की तरह या पेट्रोलियम को तो रिफाइन करती है, बट आप इथेनॉल को यहाँ पर रिफाइन करना शुरू करोगे। ठीक है, तो ऑल टुगेदर यहाँ पर इथेनॉल जो है वो बैम्बू से एक्सट्रैक्ट करने की बात की जा रही है, क्योंकि असम के अंदर देखिए आप स्पेसिफिकली बैम्बू की जो
जो एग्जिस्टेंस है या जो बैम्बू है बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट गोलाघाट में 7230 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो नुमालीगढ़ रिफाइनरी के लिए है। ठीक है, अब वो क्या है, पॉलीप्रोपिलीन प्लांट, जो कि पॉलीमर्स की एक तरह से प्रोडक्शन की आप बात कर सकते हो। एंड 5000 करोड़ का जो इथेनॉल प्लांट है जीरो वेस्ट फैसिलिटी की तरह ये आपको मान सकते हो कि काम करेगा, जीरो वेस्ट फैसिलिटी की तरह काम करेगा, कोई भी ऐसा कचरा जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब बायोइथेनॉल प्लांट जो है एक एनर्जी सिक्योरिटी की तरह यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, कि उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है वो 5 लाख टन्स ऑफ ग्रीन बैम्बू को सोर्स करेगा हर साल। एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 4 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ से ये बैम्बू आएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम स्पेसिफिकली। ठीक है, अब 48,900 टन्स ऑफ इथेनॉल बनाई जाएगी, 11,000 टन्स ऑफ एसिटिक एसिड, 19,000 टन्स ऑफ फर्फरल एंड 31,000 टन्स ऑफ फूड ग्रेड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया जाएगा, जो कि एक जॉइंट वेंचर है NRL एंड फिनलैंड की फोर्टम, जो कि अब एक प्लांट है जो कि एक्सपेक्टेड है कि 200 करोड़ रेवेन्यू देगा कि असम की जो रूरल इकोनॉमी है वो बूस्टअप हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। क्वेश्चन क्या है, अब कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि बैम्बू इथेनॉल इज सस्टेनेबल एज कंपेयर टू शुगर केन इथेनॉल। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है बैम्बू इथेनॉल रिक्वायर्स मोर वाटर कंटेंट एज कंपेयर टू शुगर केन इथेनॉल। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब जो बैम्बू इथेनॉल है वो सस्टेनेबल ज्यादा है एज कंपेयर टू शुगर केन इथेनॉल। ठीक है, एंड उसको वाटर की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर कम रहती है एज कंपेयर टू शुगर केन इथेनॉल। तो अब यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे तो एक ना इनिशियली एक एक्ट आया था या एक कह सकते हो अमेंडमेंट आई थी विद रिस्पेक्ट टू बैम्बू। ईयर के स्टार्टिंग में ही आप देखेंगे फरवरी मार्च के आसपास, पहले जो है वो बैम्बू को अगर वो उग जाता था उसको काटने की परमिशन जनरली नहीं मिलती थी। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि बैम्बू को लेकर हम क्या है प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, बैम्बू को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बैम्बू बेस्ड जो है इथेनॉल प्लांट को जो है उसकी इनॉग्रेशन भी कर दी उस प्रोजेक्ट की। सो इट वाज ऑल इंटरलिंक्ड। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी इसके बेसिस पे अगर हम देखें कि सस्टेनेबल वो ज़्यादा है, कंपेरिजन अगर आप देखें, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी बैम्बू इथेनॉल की ज़्यादा है एंड लेस वाटर एंड केमिकल्स नीडेड। ठीक है, बट मॉडरेट है यहाँ पर शुगर केन की इथेनॉल में वाटर रिक्वायरमेंट एंड केमिकल नीड्स जो है वो भी रहती हैं। तो अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि हमने शुगर केन इथेनॉल से ही शुरू क्यों किया, बैम्बू इथेनॉल से क्यों नहीं किया? पहली चीज़ तो हमारे पास वो लेजिस्लेशन एग्जिस्ट करती थी। दूसरी चीज़ ये है कि शुगर केन जो है वो क्वाइट अबंडेंट है एंड सबसे बड़ी बात एक तरह से कैश क्रॉप की तरह उसको देखा जाता है, जो कि अभी तक बैम्बू को इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता था। तो आप कह सकते हो पायलट रन के लिए, या आप कह सकते हो कि इनिशियल देखने के लिए कि क्या ये सक्सेसफुल रहती है कि नहीं, इसलिए भी यूज़ किया जा सकता है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि बैम्बू जो है वो इनिशियली इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करता। तो जिनको पता होगा कि बैम्बू की जो ग्रोथ है ना वो बहुत डिलेड होती है और एकदम सडन होती है, वेराज शुगर केन देखें वो एक सस्टेनेबल जैसे बाकी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, बाकी प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो उसी तरीके से ग्रो करता है। बट जो ग्रोथ है बैम्बू की वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके इनिशियली ग्रो करेगा, इतना ज़्यादा भी नहीं होगा, छोटा होगा, बट अगर आप देखेंगे विद इन अ स्पैन ऑफ अ वीक अगर उसको ग्रोथ का एक टाइम पीरियड है, मेच्योरिटी पीरियड आ गया है, तो अपने साइज से डबल ट्रिपल हो जाता है। जो वो पिछले 2-3 साल 4 साल में नहीं जितना ग्रो कर पाया वो एक हफ्ते के अंदर उसे डबल ट्रिपल हो जाता है। तो ये बैम्बू की ग्रोथ की एक आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस वजह से जो अब फसल को या इसको कैश क्रॉप में अगर आप चाहते हो कन्वर्ट करना तो इट विल रिक्वायर समथिंग के जो अब थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चल पाए, चाहे यील्ड ज़्यादा है बट विद रिस्पेक्ट टू दैट अब शुगर केन की अवेलेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ठीक है, तो ये फ़र्क था। देन अब हमारे पास है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब ये पहले 70 ईयर्स से कम लोगों के लिए होती थी। लास्ट ईयर तक हमने ये चीज़ देखी कि वय वंदना योजना करके हमारे पास आयुष्मान भारत में ही इंक्लूजन हुई एंड पीपल अबव 70 ईयर्स वो भी यहाँ पर कवर कर लिए गए। ठीक है, बट तमिलनाडु के केस में अगर आप देखेंगे 70 ईयर्स से प्लस जो वय वंदना योजना है उसकी अभी तक आप लगा लीजिए कि एप्लीकेबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो न्यूज़ के अंदर बस आपको यही चीज़ बताई गई है कि वय वंदना योजना से पहले जो हमारे पास आयुष्मान भारत है वो एक्चुअली में प्रोवाइड क्या करती है, फ्री ट्रीटमेंट जो है बेनिफिट्स 5 लाख अ ईयर
हर एक सीनियर सिटीजन को या फॉर एवरीवन आप लगा सकते हो अभी के लिए, ठीक है, अलॉन्ग विद देयर फैमिली इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो अब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन जो हैं वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के अंदर है, जो कि इग्नोर हो रहे हैं। एंड ये जो हमारे पास जन आरोग्य योजना है वो अब डेटा कौन सा यूज़ करता है, 2011 के सेंसस का, ठीक है, एंड नंबर जो सीनियर सिटीजन्स का है वहीं से डिराइव किया गया है। बट 2011 के बाद हमारे पास अब नया सेंसस आना ज़रूरी है। बट अगर हम देखेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन जो ऑन द राइज है, अब हमारे पास जो फर्टिलिटी रेशियो है, या आप कह सकते हो कि जनरेशन्स को जो 1.9 हमारे पास रेशियो आ गया है, ठीक है, रिप्लेसमेंट रेशियो की जब हम बात कर रहे हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट हमारे पास जो अब नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स है वो रिलेटिवली हाई हो गए हैं एज कम्पेयर टू 2011। सो अब जो आप कह सकते हो जो लोग हैं जो कि अब इसके अकॉर्डिंगली ओवरसी किए जा रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे जो सेंटर और स्टेट के बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट क्यों आया था, पहला मेजर डिस्प्यूट यहाँ पे इसीलिए आया क्योंकि हमारे पास जो ये अब जन आरोग्य योजना है ये हर एक नॉर्मल स्टेट के लिए 50-50% बेसिस पे काम करती है। यानी कि 50% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, जाता भी क्या 50% जो है यहाँ पर पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है एंड स्टेट गवर्नमेंट 50% पैसा देती है, ठीक है। सो अब क्या हुआ, एक तो प्रॉब्लम ये है, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें या हिली एरियाज़ की बात करें तो 90-10 का रेशियो होता है कि 10 जो है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट देती है एंड 90 पे जो खर्चा 90 बेसिस पॉइंट्स पे 90 का रेशियो लगा लीजिए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल स्टेट्स अगर हम देखें तो इनिशियली जो 70 से कम वाली एज थी तब तक तो चलो ये सही था, है ना। बट अब रैंडमली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि 70+ लोगों को भी ये मिलेगा, ठीक है। 70 ईयर्स प्लस लोगों में जो जितने भी यहाँ पे सीनियर सिटीजन अवेलेबल रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू देम एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो अपना खर्चा कहीं से पूरा कर सकती है, बट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर यहाँ पे रहती है। दिस इज व्हाट द तमिलनाडु गवर्नमेंट का स्टांस क्या था वो मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि सडनली हमारा जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सो वी डिसाइडेड टू इंटीग्रेट विद एन एग्जिस्टिंग स्कीम। तो अगर उस पर भी अब यहाँ पर मुद्दा क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कि दे वांट टू डू इट बट दे आर सेइंग कि अब सिंस जो हमारे पास ये आपने स्कीम लॉन्च की है, पहली बात तो ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं देखती, बल्कि उन लोगों के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाना चाहिए जो कि एक्चुअली में जो कि अब एक्चुअली में 70+ भी हैं एंड उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी बेटर नहीं है एंड उनको एक्चुअली में रिक्वायरमेंट भी है। तो इस वजह से अब सिंस ये जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच का डिस्प्यूट है, इनमें वो लोग भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो लोग भी ओवरसी किए जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी यहाँ पर जिनको रिक्वायरमेंट है उनका भी ध्यान नहीं रख पा रही है सरकार, ठीक है। सो ये कुछ सर्टन नंबर्स हैं यहाँ पर उन्होंने बोला सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे ये डेटा जो है स्टेट गवर्नमेंट ने रिले किया कि उसी के हिसाब से यहाँ पर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए थी कि या तो 70+ के लिए सोशो इकोनॉमिक रख देते, है ना, कि स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ तो यहाँ पर किसी भी तरह की सलाह नहीं ली गई एंड ऑटोमेटिकली 70+ जो है आपने उसके लिए भी इनको वय वंदना योजना के तहत दे दिया कवरेज 5 लाख का। सो यही चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस और एश्योरेंस स्कीम। दूसरी है इट प्रोवाइड्स अ कवरेज ऑफ रुपीज़ या कवर ऑफ रुपीज़ 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है कि इट कवर्स अप टू 10 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 डेज ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिसिन को इंक्लूड करके। देन प्रधानमंत्री जो हमारे पास जन आरोग्य योजना है, इट प्रोवाइड्स कैशलेस एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर द बेनिफिशियरी एट द पॉइंट ऑफ सर्विस दैट इज द हॉस्पिटल। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज नॉट अ फीचर, नॉट अ फीचर, या आप कह सकते हो नॉट अ फीचर की जगह इनकरेक्ट यहाँ पर हो जाए, इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इनकरेक्ट वर्ड यहाँ पे पढ़ना, नॉट अ फीचर नहीं, इनकरेक्ट वर्ड। तो करेक्ट आंसर इसका बनता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये 10 डेज की प्री हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती है, यहाँ पे 3 डेज की प्री हॉस्पिटलाइजेशन होती है, दैट वाज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। तो आपको डिटेल में यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है कि क्या क्या की फीचर्स हैं और जन आरोग्य योजना। देन प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है यहाँ पे सर्टन बॉर्डर स्टेट्स के अंदर कि वो इन्फिल्ट्रेशन खुद से चाहते हैं। तो अब यहाँ से हम न्यूज़ को शुरू करेंगे, एमसीक्यूज आपके खत्म हो गए, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे लग रही थी वो है। अब बाकी जो रिपीटेटिव न्यूज़ है या कुछ थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट है जो कि मैं आपको इनिशियली लाइट रीडिंग के लिए दे देती थी, वो हम आप यहाँ पे कवर करेंगे, जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी की बात की जा रही है। तो प्रधानमंत्री सिंस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के दौरे पर अगेन आई टोल्ड यू, तो उन्होंने यही बोला कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो बॉर्डरिंग नेशंस हैं या बॉर्डरिंग नेशंस के साथ हमारा इंडिया का बॉर्डर लग रहा है, तो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो कुछ ऐसे लोग हैं वो खुद से चाहते हैं कि पहली चीज़ तो इन्फिल्ट्रेशन हो,
ठीक है। एंड इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पनाह देकर बैठे हैं कुछ ऐसे लोगों को जो कि इंडिया को बिलोंग यहाँ पर नहीं करते, जो कि इलीगल माइग्रेंट्स हैं। ठीक है, तो इलीगल माइग्रेंट्स हैं एंड प्लस कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कॉन्स्पिरेसी का भी पार्ट बनते हैं। ठीक है, एंड इसी वजह से ऐसे बीघा, लाखों ऑफ बीघा जो है अब 0.13 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, वो इन्हीं इन्फिल्ट्रेटर्स ने कई बार उसका कब्जा भी कर लिया है उसके ऊपर, जिसको छुड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके पीछे का उन्होंने रीज़न दिया कि हम मल्टीपल तरह की स्कीम जो है वो लॉन्च करते हैं लोगों के लिए, बट वो नहीं पहुंच पाती है, या कुछ ऐसे जो लोग हैं इलीगल इमिग्रेंट्स है जो फेक पेपर्स पे इंडिया में एंटर भी हो गए फॉर एग्जाम्पल, या इंडिया में रहने भी लग गए हैं सिटीजन बन के, बट अब उन लोगों को यहाँ पर डिजर्व वो नहीं करते उन स्कीम्स के लिए, है ना। तो जो कि ओरिजिनल यहाँ पर कह सकते हो रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, चाहे अब दुनिया हमें पागल बोले या अपोजिशन हमारे बारे में कुछ ना कुछ गलत बोले, सिंस वी हैव टेकन इनटू अकाउंट कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो वील सेंड देम आउट एट एनी कॉस्ट। ठीक है, एंड ये स्टेटमेंट उन्होंने स्पेसिफिकली बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में बोली, एंड बांग्लादोई स्पेसिफिक एग्जांपल दिया जो कि 70 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ गुवाहाटी है। उन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो मीटिंग को एड्रेस किया था, और उन्होंने बोला कि जो शेल्टर कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेटर्स को, उनको भी यहाँ पर देखा जाएगा, उनके ऊपर भी कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा, सिंस इंडिया की सिक्योरिटी इज एट स्टेक। ठीक है, तो ये न्यूज़ यहाँ पर है। सेकंड, नेपाल्स न्यू प्राइम मिनिस्टर प्लेजेस टू फॉलो जेनजी प्रोटेस्ट डिमांड टू एंड करप्शन। तो अभी जेनजी प्रोटेस्ट मैंने आपको बता दिया था ऑटोमेटिकली कि आप कहोगे कि सोशल मीडिया को बैन किया गया था, देन पीएम हैड टू स्टेप डाउन एंड एवरीथिंग, है ना। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि 6 मंथ्स के लिए, चाहे मैं यहाँ पर अभी एज एन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ज़रूर हूँ, बट अभी जो ये करप्शन का जो केस सारा का सारा इशू चला है, इस चीज़ को हम जड़ से ख़त्म करेंगे, एंड जेनजीज की जो डिमांड्स हैं उनको दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो करप्शन को ख़त्म किया जाएगा, प्लस जो लोग 15 से 24 साल के बीच में हैं और अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए भी यहाँ पे स्पेसिफिकली इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए। एंड हमारी जो जीडीपी है वो सिर्फ और सिर्फ 1447 आप कह सकते हो डॉलर्स है। हिमालयन नेशन जो कि 30 मिलियन पीपल को यहाँ पर पनाह दे रहा है, या नेपाल जो है 30 मिलियन लोग वहाँ पर हैं, और उनकी अगर आप जीडीपी देखें तो 1447 डॉलर्स के आसपास है, 1447,000 पैसे होना चाहिए था ये। ठीक है, तो पर कैपिटा स्टैंडिंग की सॉरी यहाँ पे बात की जा रही है, जीडीपी पर कैपिटा यहाँ पर जो है वो 1447 डॉलर्स ही है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है इंटरनेशनल लेवल पे, है ना। तो उन्होंने बोला इस चीज़ को भी यहाँ पर एड्रेस किया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल को एड्रेस किया जाएगा। प्लस उन्होंने ये चीज़ और बोली कि चाहे मैं आपके यहाँ पर बात सुन रही हूँ, बट जो जितना भी ये पीछे आप कह सकते हो कि बिल्डिंग्स को तोड़ फोड़ का, या जो भी ऐसी सिचुएशन राइट लाइक सिचुएशन हो गई थी, इसके अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं या जो लोग हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, ये न्यूज़ है आपकी। देन केस पेंडेंसी कंटिन्यूज टू प्लेग द सुप्रीम कोर्ट एज बैकलॉग हिट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 88,407 केसेस, 88,417 केसेस। सो अब यहाँ पर यही है कि डिस्पोज नहीं हो पा रहे हैं केसेस, एंड इस बार तो जो छुट्टियों का टाइम भी था, जो कि जून के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट्स की भी छुट्टियां होती है, उस टाइम पे भी देयर वर सर्टन केसेस जो कि अभी सुने जा रहे थे, एंड पार्ट टाइम यहाँ पर काम कर रहा था सुप्रीम कोर्ट। बट सिंस अगर आप देखेंगे जो केसेस है वो ऑल टाइम हाई हो गए, अगस्त के स्पेसिफिक केस में उन्होंने बोला कि अराउंड 40,000 प्लस जो है वो केसेस फाइल किए गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एंड बैकलॉग जो है वो अगर आप देखें तो डिस्पोज जो हमने केस वो 38,000 के आसपास भी नहीं किए। ठीक है, तो ये तो बैकलॉग क्रिएट हो गई, पिछली हमारे पास बैकलॉग अगेन एग्जिस्ट करती थी, तो 2000 तो यहाँ पर हमारे पास अगस्त के आसपास ही हो गए। ठीक है, तो अब हम फुल यहाँ पर जो हमारे पास 34 जजेस का स्ट्रेंथ है, जुडिशियल स्ट्रेंथ है, उसके साथ भी अगर हम काम करें, बैकलॉग्स को क्लियर करने की प्रॉब्लम जो है वो रहती है। हर साल जो है ये जून जुलाई के आसपास हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पीक हो जाती है। तो एक तरह से आप कह सकते हो पेरिनियल इवेंट बन गया है। ठीक है, हर साल का ये एक इवेंट बन चुका है। देन नेक्स्ट आपको ये न्यूज़ कह रही है कि लश्कर तैयबा यूजिंग फ्लड रिलीफ फंड्स टू रीबिल्ड हेडक्वार्टर्स हिट बाय इंडियन एयर स्ट्राइक। तो इंडिया ने यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले, आप ऑपरेशन सिंदूर का ही आप लगा सकते हैं कि पार्ट सैटेलाइट इमेज यहाँ पर आपको दिखा रही है कि मरकज़ तैयबा जो कि लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर था, उनको यहाँ पर जो मुरीद के अंदर पाकिस्तान में स्पेसिफिकली उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया था कंप्लीटली। सैटेलाइट इमेज आपको बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, तो अब उसको माना जा रहा है कि डार्क वेब के थ्रू या इवन ऐसे कैंपेन्स चलाने के बाद के बोल के फ्लड्स आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर एंड वी नीड मनी फॉर दैट, तो वही पैसे को चैनल करके वापस से लश्कर तैयबा का जो फैसिलिटी है उसे बिल्ड करने की बात की जा रही है, जिसको बिल्ड करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ रुपीज भी क्या
पाकिस्तान जो रुपीज़ हैं वो लगेंगे। ठीक है, तो ये फ्लड रिलीफ वाला पैसा जो है वहाँ पर लग रहा है। एंड दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ओपनली ये चीज़ बोल दी थी कहीं ना कहीं कि वो चाहते हैं कि इसको वापस से रीबिल्ड किया जा सके। तो एक तरह से आप कह सकते हो टेरर फंडिंग के लिए पैसा वापस लग रहा है, टेररिज्म के लिए फंडिंग के लिए पैसा जो है वो वापस से लग रहा है। माना जा रहा है कि जो लश्कर-ए-तैयबा का जो हेडक्वार्टर्स है ये February 5, 2026 के आसपास से वापस से ऑपरेशनल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। देन बेगर्स होम्स आर ट्रीटेड वर्स देन प्रिजनर्स से सुप्रीम कोर्ट। तो अब यहाँ पर ना आपको बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्पेसिफिकली आर्टिकल 21 के कॉन्टेक्स्ट में कि जो बेगर का घर होता है ना वहाँ पे किसी तरह की सेंस ऑफ सिक्योरिटी डिग्निटी नहीं होती। अब होम आप या घर किसी चीज़ को ऐसे बोलते हो जहाँ पे आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, आपको पता है कि 2 वक्त की रोटी आपको मिल जाएगी। बट एक बेगर का घर जब आप देखेंगे वो बिल्कुल उल्टा होता है। या प्रिजन्स के केस में भी अगर आप देखें तो प्रिजनर्स को भी 2 वक्त का खाना मिल जाता है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर उनके साथ जुड़ जाती है जो स्टाफ होते हैं उनकी। ठीक है, एंड उनकी सिक्योरिटी का भी जो आप कह सकते हो वो इशू खत्म हो जाता है। क्योंकि जनरली केसेस में अगर आप देखेंगे जो अब रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं वो खुद से अब यहाँ पर कोई भी ऐसा कांड करने के बाद या कोई भी ऐसा क्राइम करने के बाद वो क्या होता है खुद से सरेंडर कर देते हैं, जस्ट बिकॉज उनको सिक्योरिटी होती है कि बाहर अगर हम घूमें तो हमें गोली मार के मार दिया जाएगा, तो अब अंदर जो है जेल के अंदर हम रहेंगे। ऐसे केसेस होते हैं बहुत सारे, है ना। तो उन्होंने ये बोला कि डायरेक्ट अगर आप बेगर का कोई घर देखें वहाँ पे उनके पास डिग्निटी नहीं है, 2 वक्त का खाना नहीं है। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। तो एक बेगर का घर जो है वो एक वर्स्ट कंडीशन में है एज कम्पेयर टू अगर आप देखें प्रिजन्स। ठीक है, सो अब इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, सिंस वो स्टेट के सब्जेक्ट हैं, कि उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए मेडिकल हेल्थ चेकअप के साथ भी ना। उनके पास यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, सो दिस ऑल शुड बी गिवन टू देम बिकॉज दे डिजर्व इट, क्योंकि वो लिविंग कंडीशंस में भी यहाँ पर नहीं रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिल्ली के बेसिक्स पे या बेसिस पे आप कह सकते हो शुरुआत की जाए इसको लेकर, तो ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव आया है। तो देन नेशनल हाईवे 2 इज ओपन बट द डिवाइड रन्स डीप इन मणिपुर। तो अब ये क्या है, अब हमने मेटी ग्रुप एंड कोजिको के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो हमने ये देखा था कि इम्फाल तक जाने वाला जो हमारे पास हाईवे नेशनल हाईवे 2 है वो बंद कर दिया गया है। तो कोजिको एंड मेते लोगों के बीच में यहाँ पर आपस में सुलह हो गई थी, उन्होंने एम्बार्गो भी यहाँ पे उठा दिया था, हमने रिसेंटली डिस्कस किया था। ठीक है, तो एम्बार्गो उठाने के बाद भी ना अभी आप देखें कि आपस में जो डिस्प्यूट है या जो आपस में जो एक दूसरे से लड़ाई है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अभी सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी लोग एक दूसरे के एरियाज़ के अंदर यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। ऑल्दो ये जो हाईवे है वो ओपन है बाकी नॉर्मल लोगों के लिए, सिंस ये एयरपोर्ट को भी कनेक्टिविटी देता है। ठीक है, आगे जाके अब देखेंगे रोड एक्सटेंड होती है, नेशनल हाईवे है। तो बट अभी भी ये इतना ज़्यादा यहाँ पर रफ पैच से ये सिचुएशन जा रही है सिंस प्रेसिडेंट रूल भी यहाँ पर लग गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल होने के बाद भी अगर आप देखें तो ऐसी सिचुएशन आ रही है कि अब जो ये डिवाइड है इट इज़ रनिंग डीप इन मणिपुर। ठीक है, तो इसी को लेकर अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी की या कब ये सिचुएशन नॉर्मल होगी वो आने वाला टाइम ही बताएगा। न्यूज़ यही बोलती है। 2 इंजर्ड एज अर्थक्वेक्स जोल्ट नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो 5.8 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था, 3 आफ्टर शॉक्स थे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल के अंदर 2 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, डैमेज हुए हैं थोड़े बहुत हाउसेज असम के अंदर। एंड स्पेसिफिकली सोनितपुर जो है वो एपिसेंटर था उस अर्थक्वेक का। एंड असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ने ये चीज़ बोली है कि अब 2 लड़कियां जो हॉस्टल के अंदर थी, दैट वाज कोलैप्स ऑफ सीलिंग ऑफ अ हॉस्टल एंड सेवरल हाउसेज वाज सीन के कुछ लोगों जगहों पे यहाँ पर डैमेज हुए हैं पार्ट्स, बट वैसे सब कुछ कोई ऐसे जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। देन इंडिया ब्रैग्स अबाउट हैविंग 1.4 बिलियन पीपल बट वोंट बाय 1 बुशेल ऑफ US कॉर्न। तो यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि लोग या पॉपुलेशन के बेसिस पे इंडिया जो है इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ बोलता है कि हम तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, बट व्हेन इट कम्स टू US वो US से एक भी चीज़ खरीदना नहीं चाहता, बल्कि US को वो चीज़ें बेचना ही चाहता है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट जो यहाँ पर यही है न्यूज़ का कि 50% टैरिफ जो टाइम एंड अगेन हम डिस्कस करते रहते हैं। अब एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 25% तो इनिशियली हमारे ऊपर लगा ही लगा, है ना। बाकी जो 25% है वो तो रशिया से हमने ऑयल इंपोर्ट किया, उसकी वजह से हमारे ऊपर पेनल्टी लगी। अभी 25% भी इनिशियली क्यों लगा, उसके पीछे का रीज़न यही है कि इंडिया जो है अपनी मार्केट प्रॉपर तरीके से USA के लिए ओपन नहीं करता। अब एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन से जितनी भी हमारे पास ये महंगी बड़ी गाड़ियाँ हैं, BMW होगी या कोई भी बड़ी गाड़ी है, उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी ना बहुत ज़्यादा हाई रहती है, जिस वजह से अगर आप देखें यूरोप के अंदर वो जो कार का प्राइस है इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली वो 20 लाख के आसपास होता है। बट वही गाड़ी जिसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जो है इंडिया बहुत ज़्यादा लगा देता है। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ एक कार का एग्जांपल दे रही हूँ। इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज़्यादा लगा देता है कि वही कार जो है
20 नहीं तो 40 से 60 लाख या इवन की अबव चली जाती है। ठीक है, तो एक तरह से आप लगा सकते हो कि इंडिया जो है अपनी मार्केट पूरे तरीके से बाकी जनता को या बाकी ऐसे डेवलप्ड नेशंस के लिए नहीं खोल रहा है, विच इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, तो उन्होंने यही चीज बोली कि यूएसए के लिए आप कभी अपनी मार्केट पूरी तरीके से नहीं खोलते हैं, हमें तो अब इतनी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी शुरू से ही भर देनी पड़ती थी। ठीक है, हमने तो अभी आप पे इसी बार 25% एक्स्ट्रा लगाया टैक्स, तो अभी में आपको क्या प्रॉब्लम हो गई कि पॉपुलेशन के बेसिस पे तो आप ये चीज बोल रहे हो। ठीक है, या इंटरनेशनली हमारे ऊपर तो इल्जाम लगा रहा है कि यूएस इज नॉट टेकिंग द रिलेशनशिप विद इंडिया इजीली, है ना, या इवन के वो अच्छे से नहीं ले रहा है उस रिलेशनशिप को। तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो ये चीज बोली जा रही है कि फैक्ट के ऊपर अगर आप देखें कि टफ टाइम्स में चाहे यूएसए जो है आपका यहाँ पर एक तरह से लास्ट रिजॉर्ट बनकर काम आता है, क्योंकि अब जो है इंपोर्ट ड्यूटी हम लोग भरते आए हैं। व्हाट इफ कि अगर आप हमारे लिए भी मार्केट इक्वली ओपन कर दीजिए, क्योंकि बिजनेस की बात हो रही है कि अगर हम आपको यहाँ पर 0% पे टैरिफ देते हैं, आप हमारे लिए 0% लगा दीजिए, लेट द मार्केट बी टोटली ओपन। कि जो अनरीजनेबल तरीके से आपने हमारे ऊपर ये टैरिफ लगा के रखा है इतने साल से, अगर इस बार हमने लगा दिया तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंडिया ने अब्सटेन किया है किसी भी तरह का कॉमेंट इसके ऊपर करने के लिए। ठीक है, तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। देन हाउस पैनल सेज गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लोर फीजिबिलिटी ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर एआई कंटेंट क्रिएटर्स। तो पार्लियामेंट्री कमिटी है हाउस पैनल, उन्होंने एक रिपोर्ट यहाँ पर दी है कि सोशल मीडिया के ऊपर एआई वीडियोस जो है वो बहुत ज़्यादा, एआई का कंटेंट बहुत ज़्यादा वायरल होता है, बट कई बार ऐसी सिचुएशंस भी हो जाते हैं कि फेक न्यूज़ का, जैसे अगर आप देखें तो ये फेक न्यूज़ की वजह से ही नेपाल के अंदर बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो गया था, है ना। तो यही फेक न्यूज़ की वजह से अगर इंडिया में कल को कोई इशू क्रिएट होता है तो उससे पहले ही हम कोई ना कोई लाइसेंसिंग या रेगुलेशन उसको लेकर आए। ठीक है, तो ये कोलैबोरेशन हो 2 या 3 मिनिस्ट्रीज की आपस में, जिसमें स्पेसिफिकली हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री हो, मिनिस्ट्रीज या अदर डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जो है वो इसका पार्ट बने। ऑल टुगेदर बैठकर यहाँ पर एक जो है कॉमन पॉइंट पे सबको आना चाहिए कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में ऐसी फेक न्यूज़ जो है वो स्प्रेड ना हो पाए या मिस इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है वो ना दी जा पाए। ठीक है, क्योंकि एआई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, अ पावरफुल टूल। उसका यूजेज जो है वो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिवली भी हो सकता है, तो नेगेटिव यूजेस को कम करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए इनिशियली हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, बट अब ये जो सजेशन है ये हाउस पैनल का, इट इज़ नॉट बाइंडिंग, ठीक है, ऑन द गवर्नमेंट या ऑन द पार्लियामेंट की इसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन नेक्स्ट सेशन में होगी या अब, बट मोस्टली जो हाउस पैनल यहाँ पर चीज़ बोलता है उसके ऊपर डिसीजन या उसके ऊपर बिल या उसके ऊपर चर्चा जरूर पार्लियामेंट में हर साल होती है। तो एक तरह से एक कस्टम रहा है, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशनली यहाँ पे बाइंडिंग नहीं। ये चीज़ आपको ये न्यूज़ बोलती है। देन मस्कीटो स्टक बट शुड बी सिंपली गेट रिड ऑफ देम। तो यहाँ पर आपको वॉल्बेकिया मेथड के बारे में बताया गया है, ठीक है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पर आपको स्टेराइल मस्कीटोज के बारे में बात की गई है कि वॉल्बेकिया में एक तरह से आप एक पैरासाइट को इंड्यूस कर देते हैं, जो कि अब फर्दर एडीज इजिप्टाई जो प्लाज्मोडियम के थ्रू, जहाँ पर हमारे थ्रू या प्लाज्मोडियम जो है पैरासाइट उसके थ्रू क्या हो रहा है, जो मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सारी चीज़ें स्प्रेड ही नहीं हो पाती। स्टेराइल के लिए अब हमें पता है कि मेल जो है उनको लैब ग्रोन तरीके से अब वो जब मेट करते हैं मेल स्पेसिफिकली मस्कीटोज, वो नई ऑफस्प्रिंग यहाँ पर नहीं बना पाते। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आने वाले टाइम में सिंस ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो अब जो ठंडे इलाके वो भी गर्म होते जा रहे हैं, तो गर्म इलाकों में तो ऑलरेडी अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है मस्कीटोज ने बना ली है, बट सिंस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर्स ग्लोबल लेवल पर अगर बढ़ रहे हैं तो वो ठंडे इलाकों में भी मस्कीटोज जो है वो बढ़ना शुरू होंगे, एंड इन रिटर्न मस्कीटो रिलेटेड जो डिजीजेज हैं वो भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वैक्सीनेशन तो डेवलप होती जा रही हैं, बट वॉट इफ वी एलिमिनेट मस्कीटोज वंस एंड फॉर ऑल, तो दैट वॉन्ट बी पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि अब इसके केसेस में जो न्यूज़ है आपको ये चीज़ बोल रही है कि अब अगर आप सपोज कीजिए कि कोई एक ऐसे डिजीज स्प्रेडिंग मस्कीटो जो है वो एग्जिस्ट करता है, उनकी पूरी की पूरी कॉलोनी आपने एक एरिया के अंदर खत्म कर दी, बट देयर आर फार मोर डेंजरस टाइप्स ऑफ मस्कीटो जो नई तरह की बीमारी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, कि क्योंकि अब एक स्पीशीज को आपने खत्म कर दिया टोटली, एक जगह आप बोलोगे कि अब मस्कीटो फ्री हो गई, तो कोई और जगह से वो माइग्रेट करके सेम जगह पे आ सकते हैं। तो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, या तो पूरे के पूरे यहाँ पर मस्कीटोज को मारो, दैट वोंट बी पॉसिबल, क्योंकि हर एक तरह का वेराइटी या स्पीशीज ऑफ मस्कीटोज जो हैं वो अब डिजीज स्प्रेडिंग नहीं होते। मैक्सिमम ऑफ देम आर पॉलिनेटर्स। तो पॉलिनेटर्स में स्पेसिफिकली नेचुरल पॉलिनेटर्स, तो पॉलिनेशन का प्रोसेस भी यहाँ पर हो सकता है। तो अभी ये ऑनगोइंग डिस्कशन है कि क्या किया जाएगा उसके ऊपर, वो क्या नहीं, वो आने वाले टाइम में कुछ होगा तो मैं आपको डिस्कस करूंगी। देन व्हाट डू सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन से ऑन डीएनए। डीएनए के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऐसे केसेस में हम देखते हैं डीएनए को सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाता, एंड डीएनए का जो रिक्वायरमेंट है ना केस, स्पेसिफिकली ना क्रिमिनल केस, वो बहुत ज्यादा होता है व्हेन इट कम्स टू किसी भी तरह का असॉल्ट का केस होता है या कोई एक्सीडेंटल केस होता है या कुछ भी है, तो डीएनए की हैंडलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जो इंस्पेक्टर है, जिसको हम आईओ बोलते हैं,
ठीक है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ा दी गई है। एंड 4 जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें बोली गई हैं, गाइडलाइंस ये बोली गई हैं कि पहली गाइडलाइन आपको कहती है डीएनए सैंपल अगर एक बार ले लिए गए तो ड्यू केयर के साथ, बहुत तेजी से एंड अप्रोप्रिएट पैकेजिंग के साथ एफआईआर नंबर एंड जितनी भी डिटेल्स हैं, ताकि मिक्सिंग ना हो पाए उस चीज़ को लेकर, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि मिक्सिंग का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा चलता है कि एक एविडेंस दूसरे के साथ मिक्सअप हो गया क्योंकि नंबरिंग या लेबलिंग सही तरीके से नहीं हुई थी। लेबलिंग बहुत बेटर तरीके से एक प्रॉपर प्रिसाइज मैनर में होनी चाहिए, वो चीज़ तो हो ही हो, एंड जल्दी से जल्दी उसे फॉरेंसिक टीम्स तक पहुंचाया जा सके, फॉरेंसिक टीम नहीं तो एटलीस्ट यहाँ पर पहुंचाया जा सके ताकि उसको उसके ऊपर प्रॉपर जो है काम किया जा सके। ठीक है, एंड ड्यूली डॉक्यूमेंट किया जाए सब कुछ। दूसरी चीज यहाँ पे बोली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो हैं वो अब रिस्पॉन्सिबल हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हो सके इस डीएनए सैंपल का, एविडेंस का, टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम। ठीक है, तो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जो है वो उसका स्पेसिफिकली यहाँ पर रोल बढ़ा दिया गया है। तीसरी चीज, जो सैंपल को जब स्टोर किया जाता है ट्रायल या अपील से पहले, कोई भी पैकेज जो है वो खोला, ऑल्टर या वापस से रीसील नहीं किया जाएगा विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट, कि आप बार बार उसके ऊपर टेस्ट नहीं कंडक्ट कर सकते। चौथी चीज कि फोर्थ गाइडलाइन स्टेट्स के टाइम ऑफ कलेक्शन से लेकर लॉजिकल एंड तक, कन्विक्शन से लेकर एक्विटल तक, जो एक्यूज है वो चेन ऑफ कस्टडी में रजिस्टर मस्ट बी मेंटेन। सपोज कीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, अब उसको केस के अंदर एज एन एक्यूज यहाँ पर रख लिया गया, टिल द टाइम उस पर किसी भी तरह का डिसीजन नहीं होता, उस डीएनए को आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। एक प्रॉपर तरीके से उसकी डायरी, या आप कह सकते हो एक तरह से उसका प्रॉपर का जो लेखा जोखा होता है, सारी की सारे जो रजिस्टर है उसको मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। बाकी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। एंड केस लॉज है 3 जजेस बेंच का, यहाँ पर 3 केस लॉज है, मनोज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। दूसरा केस है राहुल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली मिनिस्टर एंड होम अफेयर्स। तीसरा केस आपके पास यहाँ पर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू हमारा देवकर केस, यस। देन अनिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। ये डिफरेंट केसेस हैं डीएनए को लेकर, आपको सिर्फ इसके नाम पता होना चाहिए, इन डिटेल कुछ चीज़ों को यहाँ पर जानने की आपकी जरूरत नहीं है, एग्जाम रेलिवेंट नहीं है। देन वायलेशन ऑफ रोमेनियन एयर स्पेस बाय रशियन ड्रोन्स अनएक्सेप्टेबल। यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट आई है कि रशियन ड्रोन जो है रोमेनियन एयर स्पेस में भी देखे गए, रेकलेस एस्केलेशन इसको माना जा रहा है कि अब पोलैंड के बाद आपने यहाँ पे रोमेनिया के केस में भी ये चीज़ की है, तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। देन चाइना हिल्स नेपाल टाइज, तो अब उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया नई प्रधानमंत्री को। ठीक है, चाइना ने स्पेसिफिकली बोला कि टाइम ऑनर्ड फ्रेंडशिप है दोनों नेबरिंग कंट्रीज के बीच में, कि चाइना ने हमेशा से डेवलपमेंट पाथ चूज की है इंडिपेंडेंटली फॉर द पीपल ऑफ नेपाल, एंड 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे वो काम करना चाहेंगे नेपाल के साथ। देन यूक्रेन लॉन्च कर रहा है ड्रोन्स एट मेजर रशियन रिफाइनरी। ठीक है, तो अब हिमार्स मिसाइल जो है वो यूज की गई है, जो कि यूएसए से बनाई गई, यूएसए में बनाई गई है स्पेसिफिकली, एंड यूक्रेन को दी गई थी यूएसए के द्वारा। ठीक है, एंड कृषि रिफाइंस अबाउट 17 मिलियन मीट्रिक टन्स पर ईयर ऑफ रशियन क्रूड ऑयल, जहाँ पे अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली जो कि रिफाइनरी है जहाँ पे अटैक किया गया है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिफाइनरी, क्योंकि 17 मिलियन मीट्रिक टन्स पर ईयर रशियन क्रूड ऑयल यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हो प्रोसेस किया जाता है। देन रशिया फ्लेक्सेस मिलिट्री मसल विद हाइपरसोनिक मिसाइल्स एंड बॉम्बर्स। तो अब ये कहाँ पे हमारे पास आप देखोगे कौन सी सी के अंदर हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया था यहाँ पे उस दिन। ठीक है, एक तो जापाद के बारे में जब हमने स्पेसिफिकली बात की थी, देन बेरेंट्स सी के अंदर ये अब ट्रायल किए गए हैं, दैट इज जर्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड सुकोई Su-34 सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर्स की यहाँ पर आप कह सकते हो मिलिट्री मसल या मिलिट्री एक्सरसाइज को यहाँ पर कंडक्ट कराया गया। ऑल्दो तो उन्होंने यही चीज़ अगेन बोली कि नेटो मेंबर्स के ऊपर हमारा अटैक करने का कोई भी मतलब या इंटेंशन यहाँ पर नहीं है। देन कतर पीएम अर्जेस वर्ल्ड टू पनिश इजराइल फॉर इट्स क्राइम। ठीक है, सो अब क्या है कि उन्होंने ये बोला कि पैलेस्टीन के लिए स्पेसिफिकली, कतर जो है इनिशियली उसका इजराइल के साथ रिलेशन अच्छा था, बट सिंस अब वो पैलेस्टीन के स्टॉन सपोर्टर रहे हैं शुरू से, एंड जब से ये हमास के साथ लड़ाई शुरू हुई है तब से इजराइल एंड कतर के रिलेशन जो है वो भी आपस में खराब हो गए। एंड कतर के ऊपर भी अगर आप देखेंगे कि रिसेंटली अटैक किया गया इजराइल के द्वारा, तो उन्होंने बोला कि द वर्ल्ड शैल पनिश यू। ठीक है, कि आपने जो भी क्राइम किए हैं, एंड ऑल टुगेदर इजराइल नीड्स टू नो कि ऑन गोइंग वॉर ऑफ एक्सटर्मिनेशन जो है फॉर आवर ब्रदरली पैलेस्टीनियन पीपल इज बीइंग सब्जेक्टेड टू विल एंड नॉट वर्क। ठीक है, कि आप ये खुद से करे जा रहे हैं कुछ ना कुछ, बट एटलीस्ट यू नो कि
थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि परपेट्रेटरी मीटिंग है ऑन द ईव ऑफ एन इमरजेंट समिट ऑफ अरब एंड इस्लामिक लीडर्स ऑर्गेनाइज बाय कतर आफ्टर इजराइल कैरिड आउट एन अनप्रेसिडेंटेड स्ट्राइक ऑन हमास लीडर्स एंड दोहा। तो उन्होंने एक समिट या एक मीटिंग जो है वो अरबिक नेशंस के साथ यहाँ पर रखी है आफ्टर हमास का जो इशू जो है उसकी वजह से कतर के ऊपर अटैक जो है वो इजराइल के द्वारा किया गया। देन डायमंड्स ग्रोन इन लैब्स आर रॉबिंग बोट्सवाना ऑफ रिचेस। तो यहाँ पे आपको ये बोला कि लैब ग्रोन डायमंड जो है इनका ट्रेंड ज़्यादा चल गया क्योंकि वो रिलेटिवली सस्ते होते हैं। तो इस वजह से जो नेचुरल डायमंड जो है, अब बोट्सवाना में स्पेसिफिकली अफ्रीकन नेशन जिनका ओनली सोर्स ऑफ या मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डायमंड्स ही है, जिसमें स्पेसिफिकली अगर हम बोट्सवाना की बात करें उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है क्योंकि उनकी जो इकॉनमी है 60-70% जो इकॉनमी है वो डायमंड्स की वजह से चलती थी। बट अब इंडिया एंड चाइना के अंदर स्पेसिफिकली जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं उनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि वो सस्ते हैं। तो नेचुरल डायमंड्स हैं उनकी डिमांड जो है नेचुरली अगर कम होती जा रही है तो उनके प्राइसेस जो है इंटरनेशनल लेवल पे वो भी कम होते जा रहे हैं। तो अराउंड 6500 अगर डॉलर्स के आसपास था तो वो $4000 के आसपास वो अब आ चुका है नेचुरल डायमंड का प्राइस। तो इस तरीके से ये जो अब आप कह सकते हो कि 70% डेजर्ट एरिया बोट्सवाना जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि उनके पास कोई और सोर्स ऑफ इकोनॉमी या कोई और सोर्स यहाँ पर नहीं है कि जिससे वो अपनी इकोनॉमी को चला सकें। ठीक है, तो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न जो उन्होंने यहाँ पर रेज किया। देन कॉन्गो रवांडा ड्राफ्ट डील एनलिस्ट यूएसए एंड अदर्स टू रिवैम्प मिनरल सेक्टर। तो अब जो कॉन्गो है वो मिनरल सेक्टर में अगर आप देखें माइंस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड स्पेसिफिकली अगर हम देखें टैंटलम, गोल्ड, कोबाल्ट जो है वो यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। बट जो रवांडा से रिलेटेड अगर आप फोर्सेस की बात करें तो वो अपना यहाँ पर हक जमाती हैं। ठीक है, तो कॉन्गो एंड रवांडा के बीच में ये इशू यहाँ पर चलता जा रहा है एंड माइंस वाला एरिया जो है वो रवांडा के कंट्रोल में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अब इनके बीच में आपस में इशू जो है बायलेटरली सॉल्व नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अब क्या किया, यूएसए को यहाँ पर इंक्लूड किया है बीच में कि आप एक तरह का सीज फायर जो है वो डिक्लेयर कराएं एंड एक तरह का ड्राफ्ट जो है उसके लिए ड्राफ्ट एग्रीमेंट जो है उसको साइन किया जाए। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली 2024 डील जो है जिसमें रवांडन ट्रूप्स जो हैं वो विड्रॉ करेंगी ईस्टर्न कॉन्गो से विद इन द 90 डेज वो इन्फोर्स कराया जाएगा एंड माइंस वाला जो रीजन है वो कॉन्गो के पास वापस आएगा। उसके अंदर में भी हो सकता है यूएसए भी आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट करे एंड माइंस की जो फैसिलिटी है टाइम एंड अगेन इस एग्रीमेंट के तहत जो ऑर्गेनाइजेशन है स्पेसिफिकली यूएसए की अगर हम बात करें तो वो अब इंस्पेक्शन भी करते रहेंगे टाइम एंड अगेन एंड इसी डील के अकॉर्डिंगली अब जो है मे भी हो सकता है कि बाकी कंट्रीज जो है वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगी ही करेंगे बट रवांडा को भी कुछ ना कुछ यहाँ पर शेयर दिया जा सकता है। ठीक है, तो एक तरह से ये एग्रीमेंट है, पीस एग्रीमेंट है कि जो फोर्सेज है वो विड्रॉ करेंगी एंड फाइनली जो माइंस वाला काम है वो शुरू हो सकता है एंड जीडीपी जो है वो बेटर तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो दे विल वर्क विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर इंटरनेशनल पार्टनर्स। So altogether Turkey wary of the threat from Israel following strike on Hamas in Qatar। ठीक है, तो अब हमास की वजह से कतर में भी स्ट्राइक हो चुकी। ठीक है, डिफरेंट नेशंस में भी उन्होंने देखा कि सीरिया के अंदर भी इन्फ्लुएंस इसका आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इजराइल और तुर्की का रिलेशन जो है रीजनल पार्टनर्स थे बट ये डिफ़िकल्टी हो गई टाइज के अंदर लेट 2000s के अंदर। बट अब देख रहा है या माना जा रहा है कि ईरान, सीरिया, यमन एंड कतर के ऊपर अगर इजराइल अटैक कर सकता है तो इट माइट बी तुर्की जिसकी आगे आने वाली बारी हो सकती है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट उन्होंने यही बोला कि इजराइल ने प्रीवियसली एक्यूज़ किया तुर्की को कि उन्होंने हमास को यहाँ पर अटैक को प्लान करने के लिए इन इट्स टेरिटरी परमिशन दिया बट ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, बट अगर ऐसा कुछ होता है बट कह सकते हो कि इजरायली स्ट्राइक की वजह से तुर्की जो है या टर्की की ऑल टुगेदर अगर हम बात करें तो वो पहले से ही थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत वाला जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो गई है। वो अभी कान उनके चौकन्ने हो चुके हैं कि मे भी हमारे ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो अभी मतलब तिलमिलाहट जो होती है वो देखने को मिल रही है। देन इंडोनेशियाज पावो इन डैमेज कंट्रोल इंस्टॉल्स लॉयलिस्ट आफ्टर प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर भी ना अब अगर आप देखो कि एशिया के अंदर ना मुद्दा कुछ ना कुछ यही चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट मेजर रीज़न है, करप्शन मेजर रीज़न है। तो इंडोनेशिया में भी ना लास्ट ईयर यही चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट जो है होना शुरू हो गया था। दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको केटर यहाँ पर सरकार नहीं कर रही थी इंडोनेशिया की। बट जितने भी वहाँ पे आप कह सकते हो कि लेजिस्लेटर्स हैं, लेजिस्लेटर्स में स्पेसिफिकली जो पार्लियामेंट के मेंबर्स, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको बता रही हूँ तो वहाँ के जितने भी लीडर्स हैं जो कि इन पावर थे उनका लाविश लाइफस्टाइल्स था, प्लस उनकी जो सैलरीज है या जितने भी वो कह सकते हो कि पर्क्स उनको मिलते थे वो डबल ट्रिपल हो गए थे, जो कि अब दुनिया की नज़र में तो ऑब्वियसली आता ही है, जनता की नज़र में तो आता ही है। तो जनता इस चीज़ पर भड़क गई वहाँ पे कि हमारे लिए तो आप कुछ भी देखने के लिए तैयार नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आप काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो बट आप वहाँ पे लीडर्स जो है वो एक लाविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं और उनको पर्क्स भी दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट या राइट लाइक सिचुएशन हो गई थी। तो बट अब सिचुएशन को संभालते हुए देखा जा रहा है कि जो लॉयलिस्ट हैं यानी कि जो आप कह सकते हो कि जो प्रो पीपल लोग हैं उनको मिनिस्ट्री में लेके आया जा रहा है।
ठीक है। तो डैमेज कंट्रोल का ये काम चल रहा है। तो इन डिटेल आपको यहाँ पे मिनिस्टर्स के नाम देखने की तो जरूरत नहीं है, तो मेजरली न्यूज़ आपकी यहाँ पे यही थी। मैं आपको बता रही हूँ इंडोनेशिया में चल क्या रहा है। देन इंडिया मस्ट इन्वेस्ट मोर इन एक्सेलरेटिंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रिपोर्ट है फूड FAO के द्वारा यहाँ पर जो दी जा रही है, ठीक है, उसने यही बोला कि जो इंडिया है उसके अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत फूड डाइवर्सिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है कि 40.4% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वो अब हेल्दी मील को अफोर्ड नहीं कर पा रही है। पहले ये जो डेटा था अगर आप देखें कि 40% है ना, मतलब 60.6% ही जो लोग हैं वो हेल्दी मील्स को अफोर्ड कर पा रहे हैं। वो इनिशियली 70.2% के आसपास हुआ करता था। अब इट मीन्स देयर हैज़ बिन अ डिक्लाइन। सो व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू कि उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ अडॉप्ट करा पाए, बैलेंस डाइट की तरफ यहाँ पर सरकार थोड़ा सा लोगों का या कंज्यूमर्स का रुझान या उनका जो खाना है या जो प्रॉपर बैलेंस डाइट है, क्योंकि अब गवर्नमेंट के ही कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात की जाएगी कि न्यूट्रिशियस फूड की तरफ पॉलिसीज जो है वो सरकार बनाए, ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। एंड स्पेसिफिकली उन्होंने ये बोला कि पल्सेस जो है उसका जो कंजम्पशन है वो इंडिया में रिलेटिवली यहाँ पर बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है आप कह सकते हो वो एक तरह से ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मेजरली यहाँ पे आपको यही चीज़ बताई गई है कि गवर्नमेंट शुड एड्रेस द सिचुएशन विद डाइवर्सिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर के अंदर भी होनी चाहिए कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड ऑफ दिस ईयर टुक अ प्रीवियस ईयर्स नंबर एंड अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम देखें कि इम्प्रूवमेंट हुई ज़रूर है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, बट पहले से कम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डेटा है वो डिक्लाइन हो रहा है। देन रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फॉर आर्म्ड फोर्सेस टू बी सिंप्लीफाइड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। आर्म्स बिजनेस के लिए अब इंडिया का सबसे बेहतरीन साल आप कह सकते हो कि गया है एक्सपोर्ट करने के लिए आर्म्स के प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है अब प्रिंसिपल जो है अब हमने डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 जो उसको इस्टेब्लिश किया गया है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट फॉर द डिफेंस मिनिस्ट्री एंड 1 लाख करोड़ जो है करंट फिस्कल ईयर्स का इसका रीड आउट यहाँ पर माना जा रहा है, ताकि बेटर तरीके से एक्सपोर्ट भी किया जा सके, मैन्युफैक्चर भी किया जा सके डिफेंस प्रोडक्ट्स को एंड उसे भेजा भी जा सके दूसरी कंट्रीज को। देन विमेन रिजर्वेशन लॉज गोज बियॉन्ड सिंबलिज्म विल ग्रांट देम राइटफुल प्लेस इन गवर्नेंस। ओम बिरला की स्टेटमेंट आई है कि 100% लिटरेसी अमंग्स गर्ल स्टूडेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड है यहाँ पर। एंड इट वॉज नॉट ओनली कि जो वुमेन का जो रिजर्वेशन लॉ है वो सिंबलिज्म से ज़्यादा है यहाँ पर कि डेवलपमेंट की यहाँ पे एक्चुअली में बात की जा रही है, नारी शक्ति की जो डेवलपमेंट है उसकी बात की जा रही है कि वुमेन का जो रिजर्वेशन बिल है इसके अकॉर्डिंगली अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट पंचायती राज में एंड अब पार्लियामेंट की बात करें, जो अब वुमेन की रिजर्वेशन है वो कंपलसरी कर दी गई है, ठीक है, कि होगी ही होगी। इससे क्या होगा, पार्टिसिपेशन वुमेन की ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो ऑल टुगेदर यहाँ पे सबकी ग्रोथ की बात की जा रही है। देन 99% ऑफ द गुड्स एंड 12% GST ब्रैकेट मूव टू 5% सेज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पे हमें पता है कि GST के बेसिस पर उन्होंने ये चीज़ बोली कि जो अब हमने कम कर दिया GST रेट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो ब्रैकेट है उसको सिंप्लीफाई भी कर दिया है कि अब जो पहले फूड प्रोडक्ट्स थे वो डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स डिफरेंट कैटेगरीज में आते थे। उन्होंने बोला अब हमने सारे फूड प्रोडक्ट्स को एक ही कैटेगरी के अंदर डाल दिए, ठीक है, विच इज़ मेकिंग इट ईजियर फॉर अस टू मेक असेसमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। प्लस उन्होंने यहाँ पर इंप्लीकेशन की बात बताई कि जो GST है वो 50% जो रेवेन्यू आता है वो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में आता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर 50% आता है उसमें से भी 41% जो है वो स्टेट्स के पास चला जाता है। एग्जाम्पल दी उन्होंने कि 1.8 लाख करोड़ रुपीज़ अगर GST का है तो 90,000 करोड़ स्टेट के पास जाएगा, 90,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, उसमें से भी 41% जो है वो स्टेट के पास चला जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन उनकी तरफ से आई हुई होती है, ठीक है। तो GST जो है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को, कहने का मतलब ये है सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी अर्निंग नहीं होती है, बट चलो फिर भी उन्होंने ये चीज़ बोला कि बट टैक्सेस ज़रूर आ रहे हैं तो इस वजह से डेवलपमेंट के काम में हम इन्वेस्ट ज़रूर कर पाते हैं। ऑल टुगेदर जो न्यू GST की रिजीम है इट विल मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, क्योंकि हम जो टैक्स स्लैब्स है उसको भी सिंप्लीफाई किया गया है एंड जो प्रोडक्ट्स है उसको भी सिंप्लीफाई किया गया है। फूड प्रोडक्ट्स जनरली 0% या 5% के ब्रैकेट में यहाँ पर रखे गए हैं। एंड GST रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है अब वो भी तेज़ किया जाएगा एंड विद इन 3 डेज यहाँ पर, हाँ, विद इन 3 डेज जो रजिस्ट्रेशन है वो GST की हो सकती है, ठीक है, जल्दी से जल्दी यहाँ पर, ताकि नए से नए जो कंपनीज है वो खुलें एंड फाइनली जो गवर्नमेंट है उसका भी रेवेन्यू यहाँ पर बढ़े एंड लोग जो है वो भी इससे ज़्यादा कमा सके, ठीक है। कि 2017 में GST को जो है बनाया इसीलिए था कि टैक्स पेयर्स जो हैं वो एक्चुअली में या इवन कि उनका जो पैसा है वो सही तरीके से लगे एंड जो अब टैक्सेस इतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि डिफिकल्ट प्रोसेस के थ्रू हुआ करते थे,
अब उसको सिंपल तरीके से कैसे आइडेंटिफाई करके लोग भर सकते हैं, इवन की क्लैरिटी एक आ सके, ट्रांसपेरेंसी आ सके. सो दीज वर द न्यूज़ फ्रॉम टुडे. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC 2026 वी हैव एन ऑनगोइंग बैच. तो कोई भी आपको डाउट होता है तो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड कोई भी कोर्स को लेकर इंक्वायरी अगर आप करना चाहते हैं तो आप टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सेम गोज फॉर द टेस्ट सीरीज. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. थैंक यू सो मच.